तो इस वीडियो में ये समझ लेते हैं कि दुनिया के जो मैक्सिमम डेजर्ट्स हैं या वार्म डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट के पश्चिमी साइड्स पे क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी साइड पे क्यों पाए जाते हैं। अब उससे पहले एक बार थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कुछ डेजर्ट्स की। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये अफ्रीका दिख रहा है, यहीं पे आपको अपना प्यारा इंडिया, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा थार अपना डेजर्ट। ये अरेबिया के डेजर्ट जो हैं सऊदी अरेबिया वगैरह के, ये आपका ग्रेट सहारा डेजर्ट है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, मोहावे पढ़ते हैं उसको, मोहावे जे नहीं पढ़ते, मोहावे और सोनोरन डेजर्ट्स। तो मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी साइड पे है। भाई ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट हुआ तो इसका ये पश्चिमी साइड हुआ, ये पूर्वी साइड हुआ, तो पश्चिमी साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लो ज़्यादातर पश्चिमी साइड, ठीक है। इंडिया में भी पश्चिमी साइड पे देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनफैक्ट यूपीएससी ने ये सवाल पूछ भी लिया है कि जो मैक्सिमम डेजर्ट्स हैं वो पश्चिमी साइड पे क्यों देखने को मिल रहे हैं, वार्म डेजर्ट हमको पश्चिमी साइड पे क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमको 2-3 चीज़ें पढ़नी है, वो समझते हैं। पहली चीज़ हमको क्या पढ़नी है इस टॉपिक के लिए, हमको पढ़ना है एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है अर्थ पे। दूसरा, जो विंड है वही रेनफॉल ले आएगी, तो अगर विंड में मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाए तो रेन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये पढ़ना है। तीसरी चीज़ थोड़ा सा इसमें कोरियोलिस और ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें पढ़नी है। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला फिगर, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप देखो, ये जो एरिया है ये वाला, ये ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। हम इसी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं मैक्सिमम हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में समझ लेंगे अगर, तो उससे हमारा बाकी चीज़ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम ये डेजर्ट ट्रॉपिक्स के अंदर ही पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये हमारा इक्वेटर, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे कहीं 30 डिग्री के पास 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेटर पे पड़ेगी धूप, यानी कि इक्वेटर सबसे ज़्यादा क्या है, रिसीव करता है हीट। सबसे ज़्यादा जो हीट पड़ती है सर्टन की वो कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा एक लो प्रेशर, ठीक। जब कहीं लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पर इक्वेटर की ज़मीन की, यानी कि इक्वेटर पे सतह की जो हवा है वो फैलेगी। भाई जब हवा को धूप मिलेगी, हवा गर्म होगी, गर्म होने से फैलेगी, फैलने से हल्की होगी और ऊपर की तरफ उठेगी। इक्वेटर के आसमान में हवा उठना शुरू होगी, तो इक्वेटर पे समतल सतह पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। क्योंकि हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है तो नीचे हो गया लो प्रेशर। पहले हवा का प्रेशर जितना था अब उससे कम हो गया है, इसीलिए इसको कहते हैं लो प्रेशर। हवा जा रही है ऊपर इक्वेटर के आसमान में, उसके बाद वहाँ से जा कर के हवा चारों तरफ फैलती है। कुछ हवा ऊपर से आसमान से इधर की तरफ बढ़ेगी, कुछ इधर की तरफ बढ़ेगी। ये जाना तो चाहती है ये हवा यहाँ तक पोल्स के पास, लेकिन ये वहाँ तक जाने से पहले ही ठंडी हो जाती है और 30 डिग्री नॉर्थ के पास गिरती है ज़मीन पर। जब हवा कहीं पर एक साथ गिरती हैं तो वहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर। तो 30 डिग्री नॉर्थ पे भी एक हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, 30 डिग्री साउथ पे भी एक हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बस इतने पे समझ लीजिए क्या होगा जब कहीं हाई प्रेशर होता है। ये देखिए मैंने बताया ना कि इसकी मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया था कि इक्वेटर है, इक्वेटर पे जब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवा देखिए, ये दिखा रहा है ना, ये क्लाउड बन रहा है, हवा ऊपर की तरफ उठेगी, आसमान में गई इक्वेटर के आसमान में बना हाई प्रेशर। उसके बाद ये हवा दोनों तरफ इधर जाने की कोशिश करेगी। इसको जाना था पोल्स पे लेकिन हो गई ठंडी, ठंडी होने की वजह से फिर से देखिए यहाँ गिरता हुआ दिखा रहा है। ये हवा ऐसे जा कर के आसमान से नीचे की तरफ गिर रही है, दिख रहा है। ये यहाँ जा कर के ऐसे ऐसे फिर से भूमि की तरफ गिर गई। उसकी वजह से जब ये हवा आकर के नीचे 30 डिग्री साउथ
और 30 डिग्री नॉर्थ के पास गिरती है, तो यहाँ पर चूंकि जो हवा थी पहले से ज़मीन पर, उससे और ज़्यादा हवा ऊपर से भी आके गिर रही है, तो हवा का कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया। भाई हवा जितनी थी उससे और ज़्यादा हो गई, तो हाई प्रेशर हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इक्वेटर था, यहाँ ज़मीन पर लो प्रेशर बना, यहाँ ज़मीन पर हाई प्रेशर। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हवा हमेशा ज़मीन पर जो भी हवाएं चलती हैं या कहीं भी हवा चलेगी, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चल रही है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। ये इक्वेटर जो है यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। हवा की दिशा क्या होगी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर से इधर नीचे, दक्षिण या दक्षिणी गोलार्ध में। फिर हाई प्रेशर यहाँ है ना, ये जगह, लो प्रेशर यहाँ है, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये विंड की डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी अब तक। मैंने यहाँ पर क्या बताया, इस डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पर फिर से एक हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। ये था लो प्रेशर वाला जोन। मैंने बताया हवा हमेशा चलती हाई टू लो। यहाँ पर ये हाई है तो हाई टू लो। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मैं यहाँ सीधी रेखा दिखा रहा हूँ हवा की, लेकिन यहाँ पर जो हवा चल रही है, इस जगह जो हवा चल रही है हमारी, ये ऐसे मुड़ी मुड़ी क्यों दिखा रहा है भाई, ऐसा मुड़ा मुड़ा क्यों दिखा रहा है विंड। तो अभी इसी को समझने के लिए हम लोग, यहाँ पर भी मैंने बताया ऐसी चलनी चाहिए थी, लेकिन ये घूम घूम के क्यों चल रही है, तो इसी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है, बेसिकली हवा के ऊपर एक तरीके का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन में कुछ परिवर्तन आता है। भाई पृथ्वी अपनी जगह पर रुकी हुई है नहीं, पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, अगर ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। ठीक है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो मान लो ये पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। अब यहाँ पे कोई हवा है जो इस डायरेक्शन से इधर आने की कोशिश कर रही है, तो इस हवा के ऊपर भी तो कोई प्रभाव पड़ेगा ना इस घूमती हुई पृथ्वी का। उसी की वजह से ये हवा जो है वो सीधे ना आकर के इसकी दिशा में कुछ चेंज आ जाता है। समझिएगा बात को, यानी क्या बोला, चूँकि हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। ठीक है, उसकी वजह से जो विंड इस पर चलती हैं उस पर भी कोई डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। तो ये जो चेंज आता है इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से चेंज आता है उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब ये फोर्स जो हमेशा लगती है वो कैसे लगती है, अगर कोई विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, तो उसकी दिशा राइट वर्ड मूव जाती है। अगर वो उसको ऐसे जाना था विंड को, तो वो अपने राइट घूम जाएगी, ऐसे जाना था अपने राइट। ठीक है, और मान लो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई हवा इधर से इधर आ रही है, चूँकि इसका मुंह इधर है तो इसका राइट यहाँ होगा कि यहाँ होगा, इधर होगा इसका राइट। घड़ी के हिसाब से सोचो ना आप लोग, जिधर दिशा है उसका, उसके राइट में घूम जाएगी, इधर राइट है। ऐसे अगर जा रही होती, इधर हवा रहती, तो ऐसे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिंपल लॉ ये याद रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड हमेशा राइट में मूव कर जाएगी, तो साउथ हेमिस्फीयर में किधर मूव करेगी, अपने लेफ्ट पे। ये सदर्न हेमिस्फीयर है इक्वेटर का, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर कोई विंड यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसका लेफ़्ट क्या होगा, इस विंड का लेफ़्ट क्या होगा, ये होगा लेफ़्ट में। ऐसे जा रही तो ऐसे हो जाएगी। कोई विंड अगर यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ही ना, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इस विंड का लेफ़्ट क्या होगा, इसका इधर होगा या इधर होगा, ऑफ कोर्स इधर होगा, तो ये लेफ़्ट में घूम जाएगी। ठीक है, तो सिंपल जो बस एक याद रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड घूम जाती है राइट में, साउथ हेमिस्फीयर में घूमती है लेफ्ट में। अब आ जाओ इस पर, मैंने बताया था कि विंड चलती है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चूँकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर ना, उत्तरी गोलार्ध है ना, इसमें हवा किधर घूमेगी, अपने राइट में। मैंने बताया हवा जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे आना चाहिए था इस विंड को। लेकिन जब मैं ये बता रहा था तब मैं कोरियोलिस के बारे में बात नहीं कर रहा था, अब मैं कोरियोलिस भी बता रहा हूँ।
तो अब ये विंड जो इधर से इधर आ रही है अपने दाहिने घूमेगी, इसका दाहिना इधर होगा कि इधर, इधर होगा, इसलिए विंड ऐसे ऐसे हल्का सा घूम जाएगी। तो ये विंड कुछ टाइम बाद हमको सीधी ना दिख करके कैसी दिखेगी, ऐसी दिखती है, क्योंकि अपने राइट में घूम रही है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में, ये सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इधर हमेशा हवा अपने लेफ्ट में जाती है। तो ये हाई प्रेशर था ये वाली लाइन, ये लो प्रेशर थी, हवा ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना करके थोड़ी थोड़ी अपने लेफ्ट घूमेगी, ऐसे आनी थी लेकिन इसका लेफ्ट ये है कि ये है, ये है, तो ऐसे हो जाएगी। तो हमको हवा ऐसे दिखती है। यहाँ पर देख लो, ये विंड के बारे में दिखा रहा है, ये है इक्वेटर, ये है उत्तरी गोलार्ध इक्वेटर के ऊपर, ये दक्षिणी गोलार्ध। मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध में हवा को यूं आना था, लेकिन वो अपने राइट घूमेगी, राइट घूमने की वजह से ऐसे आएगी। तो यहाँ पर देखो आप, मैक्सिमम हवा आपको ऐसे दिख रही है ना, समझ में आया। दक्षिणी गोलार्ध में देखो इसको आना था ऐसे ऐसे, लेकिन ये अपने लेफ्ट घूमेगी, इसका लेफ्ट इधर नहीं है, इधर है। तो ये सारी हवाएं कैसे दिख रही हैं हमको, ऐसे दिख रही हैं। तो ओवरऑल जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, हवा के सर्कुलेशन का, वो कुछ ऐसा ही बन जाता है, ये जो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ये हो गया। इसलिए अब ये जो विंड्स का सर्कुलेशन हमें बहुत समझना ज़रूरी था, ताकि हम अब समझ पाएँ कि क्यों डेजर्ट कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा है विंड की सर्कुलेशन, ये हर जगह काम आएगा आपको। अब देखो, जब कोई विंड मूव करती है, जब विंड मूव करेगी, फॉर एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल ले लो, तो जब ये विंड यहाँ से मूव करेगी, ये वाली विंड यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो ये वाटर बॉडी से जब मूव करेगी तो अपने साथ मॉइस्चर उठाएगी। जब जब हवा वाटर बॉडी के ऊपर से पानी वाली जगहों से मूव करेगी तो अपने में मॉइस्चर लेगी, और जैसे ही ज़मीन से कांटेक्ट में आती है वहाँ पे बरसात करती है। ठीक है, जैसे ये वाली हवा है यहाँ से आ रही है, पानी से मॉइस्चर उठाई, यहाँ पे ज़मीन पे गिरते ही क्या करेगी, बरसात कर देगी। तो इधर तो बरसात कर दी, लेकिन ये हवा जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो अब इसके पास मॉइस्चर नहीं है, तो जब वो पश्चिमी छोर पे पहुँचेगी तो अब उसके पास मॉइस्चर है ही नहीं, तो बरसात क्या करेगी। सिंपल यहाँ भी समझो आप। ये देखो, हमने बोला ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हमने बोला उत्तरी गोलार्ध में हवा यूं चलेगी, और ये वाली ऐसे चलेगी। अब ये देखो, ये वाली हवा के बारे में सोचो, या इसके बारे में सोचो, ये जब पानी के ऊपर है तो इसके पास पर्याप्त मॉइस्चर है, लेकिन जब ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आएगी, यहाँ पर ये ज़मीन है, इसके साथ कांटेक्ट में जब आएगी तो ये पहली बारिश इस एरिया में थोड़ा बहुत कर देगी, लेकिन जैसे जैसे वो पश्चिम में हवा पहुँचेगी अपने क्षेत्र में, तो इस पश्चिमी मतलब इस कॉन्टिनेंट के पश्चिमी क्षेत्र तक आते आते इसके पास थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा ही नहीं कि बारिश करे। हवा हमेशा यहाँ पर इसी दिशा में चलेगी, यानी कि जब भी हवा आएगी तो ऐसे ही आएगी, और जब भी आएगी तो यहाँ से मॉइस्चर उठा के इधर तो बारिश करेगी, यहाँ तक उसके पास मॉइस्चर रहता ही नहीं। इसीलिए हमेशा ट्रॉपिकल एरियाज़ में कॉन्टिनेंट के पश्चिमी क्षेत्रों में रेगिस्तान बन जाता है। इंडिया में भी आप देख लो, इधर आ गया, यहाँ पर भी देख लो, उत्तरी गोलार्ध में भी, यहाँ पर भी आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया में ये हवा यहाँ से यहाँ मूव कर रही है ऐसे। अब ये जब हवा यहाँ से चलेगी तो इस एरिया में तो बारिश कर देगी, लेकिन जब कॉन्टिनेंट के पश्चिमी क्षेत्र तक उसके पास बारिश रहती ही नहीं है तो बारिश नहीं कर पाएगी। यहाँ पर भी देख लो, जो हवा होगी यहाँ बारिश कर देगी इस जगह, लेकिन इधर वाले क्षेत्र तक उसके पास मॉइस्चर रहेगा ही नहीं। तो एक रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न, विंड जो होती है यहाँ पर वो होती है ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल एरियाज में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रॉपिकल एरिया में विंड जो होती हैं वो होती हैं ईस्टर्लीज। विंड का नाम हमेशा उसके नाम से पड़ता है जिधर से वो आ रही है। यहाँ पर ये ईस्ट है, वेस्ट है, विंड हमेशा यहाँ ईस्ट टू वेस्ट जा रही है ना, इसीलिए इनको ईस्टर्लीज कहते हैं। यहाँ भी देखो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में विंड हमेशा ईस्टर्लीज होती है, ईस्ट टू वेस्ट जाती है।
चूँकि ये ईस्ट टू वेस्ट जाती है तो अपना सारा मॉइस्चर जो होता है वो कहाँ गिरा देती है, ईस्ट में, और वेस्ट तक आते आते नो मॉइस्चर, इसीलिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे डेजर्ट फॉर्म होता है। अब ये सिंपलेस्ट है, अब इसके बाद कहीं आप पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये सिंपल हो गया। दूसरा भी एक कारण है क्यों डेजर्ट यहाँ बनते हैं, वो रीज़न है आपका ओशनिक करंट की वजह से। ओशन का करंट, एक बात समझो, जहाँ से भी वार्म करंट गुजरेगा, वार्म करंट मतलब गर्म करंट, वो क्या करेगा, वो अगल बगल के क्षेत्रों में बारिश कराता है। अगर कहीं कोल्ड करंट गुजरेगा तो वहाँ के एरियाज में क्या करेगा, वो सूखा कर देता है, जिसको अंग्रेजी में डेसिकेटिंग कहते हैं, डेसिकेटिंग इफेक्ट। ओशन करंट वाले चैप्टर में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है इक्वेटर, ठीक है। पृथ्वी कहाँ से किधर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से पूरब जब पृथ्वी घूमेगी तो पानी की तरफ से किधर जाएगा, पूरब से पश्चिम। भाई खुद इमेजिन करो, पूरब से पृथ्वी को पश्चिम से पूरब घुमा दो तुम, जो पानी है उसकी उल्टी दिशा में ही तो जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व अगर पृथ्वी घूमेगी तो पूर्व से पश्चिम पानी घूमना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान से देखो आप, मैक्सिमम जो करंट यहाँ शुरू हो रहे हैं इक्वेटर पे, वो इधर से इधर जा रहे हैं, देख रहे हो आप। अब उसका मेजर रीज़न क्यों है कि क्यों करंट इधर से इधर जा रहे हैं, पृथ्वी इधर से इधर जा रही है, पृथ्वी कहाँ से कहाँ जा रही है, पश्चिम से पूर्व। मैंने बताया इसी वजह से, पश्चिम से पूर्व जाने की वजह से हमारे पास कौन सी हवा डेवलप होती है, ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट। जब हवा ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो ये पानी को भी तो ईस्ट टू वेस्ट ढकेलेगी। इसी की वजह से जो ओशन में करंट डेवलप होते हैं शुरुआती, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। विश्वास ना हो तो यहाँ देखो आप, ये देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि करंट भी इसी तरीके से मूव करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है डेजर्ट उससे कैसे जुड़ता है, इक्वेटर के आसपास का एरिया गर्म होता है, ठीक है। तो इक्वेटर से जो करंट निकलेगा वो गर्म होगा। यहाँ पर इस फोटो में आप देख लो, जो रेड कलर से दिख रहे हैं वो वार्म करंट है, जो ब्लैक कलर से दिख रहे हैं वो कोल्ड करंट है। अब डेजर्ट के आसपास के एरियाज को देखो, ये है सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट के पास यहाँ पर एक कोल्ड करंट आ रहा है जिसका नाम है कैनरी करंट, कैनरी करंट। चूँकि ये कोल्ड करंट है, मैंने बताया कोल्ड करंट हमेशा सूखा ले आता है। तो यहाँ पर एक तो पहले ही विंड जो चल रही थी उसकी वजह से सूखा था, और यहाँ से करंट भी कोल्ड करंट जा रहा है इसलिए और सूखा, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट वाली कंडीशन और बढ़ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे एक डेजर्ट हमने देखा पेटागोनिया के पास, यहाँ पर पहले से डेजर्ट था, ये देखो करंट भी जा रहा है कोल्ड करंट, जिसको पेरू करंट कहते हैं। तो ये भी कोल्ड करंट है और बवाल मचा है। ये हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, बीच में डेजर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत आएगी आपको कि यहाँ पर भी एक कोल्ड करंट जाता है। फिर और भी दो तीन जगह हैं, वहाँ पर भी आप देख लोगे तो आपको यही दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने क्या क्या देख ली कि पहली बात, सबसे मेजर रीज़न क्या था कि ईस्टर्लीज यहाँ पर जो होती हैं वो चलती हैं। ईस्टर्लीज में क्या दिक्कत होगी यहाँ पर कि इन एरियाज़ में बारिश कर देंगी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे बारिश नहीं कर पाती हैं। दूसरा रीज़न क्या पड़ा कि मेजर डेजर्ट्स के पास से कोल्ड करंट गुजर रहे हैं, कोल्ड करंट और सूखापन ले आ देते हैं। यहाँ कैनरी करंट गुजर रहा था, ऐसे आ रहा था वो, और यहाँ पे पेरू करंट जा रहा है, पेरू करंट। इसकी वजह से भी डेजर्ट वाली कंडीशन बढ़ती जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी एक कोल्ड करंट आ रहा है, ठीक है, अफ्रीका के पास। तो ये रीजन्स है क्यों यहाँ पर कॉन्टिनेंट आपको वेस्टर्न साइड में डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है।